of life. Origin of life on the earth. Okay? The history of origin of life on the earth. इसके लिए कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये हमने आपको एक्सप्लेन किया था. फर्स्ट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल एस फ्रॉम स्पेशल क्रिएशन. मैंने आपको ये बताया था बाय द, इसको नोट कर लिया बेटा. And next is theory of catastrophism. Catastrophism ये ग्रीक के कुछ फिलोसफर्स के द्वारा दी गई थी. Like yes. And now third is theory of spontaneous generation. इस थ्योरी से कुछ किसी को डाउट है, कुछ पूछना है, बोलो. थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन बेटा. एंड नाउ इसी को थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस भी कहते हैं. थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. एबायोजेनेसिस इसी को एबायोजेनेसिस भी कहते हैं या एबायोजेनेटिक भी कहते हैं. एबायोजेनेटिक कभी कभी ऐसे नाम करके पूछ लिया एग्जाम में. इम्पोर्टेंट है ये थ्योरी, ये इम्पोर्टेंट है. एंड नाउ फोर्थ इज theory of biogenesis. देखते जाइएगा. इन थ्योरीज में कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कुछ पूछना हो तो एक बार पूछ लीजिए. इसको नोट कर लेना बेटा, इंपॉर्टेंट है ये. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस किसने दिया, ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है इसमें. बोलो, है ना. तो हमने आपको बताया था ये किसने दिया, फ्रांसेस्को रेड्डी. स्प्लैंजेनी, ओके, एंड लुईस पास्चर. ठीक, ये तीन लोगों ने इस थ्योरी को दिया है बेटा. थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस इसको कहते हैं. इस थ्योरी का जो मेन इस थ्योरी में क्या बताया गया, इस थ्योरी में जो मेन चीज बताई गई वही बताई गई. द लाइफ इज एग्जिस्टेड, लाइफ इज एग्जिस्टेड, लाइफ इज ओरिजिनेटेड. ये नोट कर लेना बेटा, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. ये इन्होंने बताया, ये तीनों लोगों ने ये बताया कि भाई जो लाइफ है ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ओरिजिनेट होती है. ये पुराने जीवन से. यस, ठीक है. कॉन्सेप्ट इसके लिए क्लियर कर लो. यहाँ क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, इंपॉर्टेंट है. सर जी बोलो. इवोल्यूशन मानते हैं समुद्र से हुआ है. हम ऐसा भी सोचते थे कि धरती पे सबसे पहला जीव समुद्र में आया, और भी कहीं भी मैंने ब्रह्मांड में और भी कहीं हो सकता है कि धरती से पहले ही. हाँ, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल. ये थ्योरी सुनिए, जब ब्लास्टिंग हुई है, ब्लास्टिंग हुई है तो उस जो थर्मोब्लास्टिंग हुई है, थर्मोब्लास्ट के कई पार्ट टूट करके, स्प्लिट करके, जैसे सन बना, अर्थ बना, ये सब उसी की ब्लास्टिंग के ही तो पार्ट हैं. तो अगर अर्थ पर लाइफ ओरिजिनेट हुई है तो इन सब पर भी लाइफ ओरिजिनेट होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है. तुम सही कह रहे हो. तभी तो मून वगैरह पर देखा जा रहा है कि क्या जीवन की कोई संभावना है कि नहीं, लाइफ की संभावना है, पॉसिबिलिटी है कि नहीं. क्या यहाँ पहले प्री एग्जिस्टिंग लाइफ था?
चंद्र मंगल जी। मंगल माने भाई और जैसे अर्थ है वैसे सन है, वैसे ये भी सब उसी पार्ट से टूटे हुए हैं जो थर्मोप्लास्टिक हुई है जी शुरू में, ठीक है ना। तो माने पॉसिबिलिटी लेकिन अभी सन पर भाई टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो अर्थ में जो अभी केमिकल इवोल्यूशन में हम आपको एटमॉस्फेरिक कंडीशन बताएंगे, ऐसी कंडीशन में तब जाकर के वो पाया बता रहे हैं। तो अभी हम आपको पूरी थ्योरी ये बता दें तो बायो, उसके बाद आखिरी थ्योरी बेटा थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इसी में पैनस्पर्मिया है ना, क्यों पैनस्पर्मिया ये वर्ड एनसीईआरटी में दिया है, इसी में ये वर्ड आता है पैनस्पर्मिया, और इसी को कास्मोजोइक थ्योरी कहते हैं ना, बोलो कास्मोजोइक थ्योरी का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन पूछा है बेटा। और नेक्स्ट 6 जो है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो केमिकल एवोल्यूशन है ना, केमिकल एवोल्यूशन। सर उस दिन आप बोले थे स्पॉन्टेनियस जनरेशन को अच्छा तो एक बार जरा एनसीईआरटी में देख लेना, मिस हो गया आपका दिमाग से। जी सर वैसे देख लेना बेटा, ये केमिकल एवोल्यूशन इसको किसने दिया बेटा, बाय हेल्डेन एंड बोलो ओबेरिन रशियन साइंटिस्ट थे, रशियन, और हेल्डेन इंग्लैंड के थे। इन दोनों लोगों का नाम यहाँ इंपॉर्टेंट है। चल नहीं रहा बेटा क्या इंक हाँ ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर के हेल्डेन और ओबेरिन ने जो थ्योरी दिया उसको कहते हैं बेटा केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी, ठीक है ना। जो हमें सेटिस्फाइड करती है कि ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन हुआ कैसे। तो हेल्डेन और ओबेरिन रशियन साइंटिस्ट थे और हेल्डेन इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की थ्योरी दिया, ठीक है ना। एक चीज यहाँ और इम्पोर्टेंट है, मैंने आपको उस दिन बताया था, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ। ओबेरिन ने वर्जिन ऑफ लाइफ ये लिखा है, ये इनकी बुक है वर्जिन ऑफ लाइफ, ये लिखा, ठीक है ना। यहाँ पे हाँ अब इन थ्योरी पर थोड़ा सा 1 मिनट टाइम दे देते हैं, देख लो। मैंने आपको पहले थ्योरी बताई थी स्पेशल क्रिएशन की थ्योरी, कुछ दिन हमने आपको डिटेल बता दिया था, अब इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं, छोड़ दो, ठीक है ना। सेकेंड है कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी, ये भी वही चीज है बेटा, ये भी यही है, वही बताता है कि भाई है सुपर नेचुरल पावर जो गॉड का है उसी से लाइफ ओरिजिनेट हुई और सब कुछ एक बार सारा कुछ हाँ यस खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, और फिर एकाएक ऐसे ही संसार ऐसे ही वर्ल्ड बन जाता है। तो इसको भी छोड़ देते हैं। कुछ ग्रीक के फिलासफर थे जैसे एरिस्टोटल वगैरह, इनका ये मत था, ठीक है ना, ग्रीक वालों का। फिर उसके बाद थ्योरी आती है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी आती है, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बना। स्पॉन्टेनियस माने स्पॉन्टेनियस जनरेशन, करेक्ट, स्पॉन्टेनियस जिसका नाम है स्पॉन्टेनियस, स्वतः होती है, यस, एबायोटिक नॉन लिविंग थिंग से लाइफ, ये थ्योरी कहती है बेटा कि लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से, ठीक है ना, माने एबायोटिक चीजों से लाइफ स्टार्ट हुई, ये थ्योरी कहती है। कैसे? एक साइंटिस्ट थे केमिस्ट्री लैब में रिसर्च कर रहे थे, ठीक, रिसर्च करने में उनकी कोट स्वेटिंग से पसीने से भीग गई, तो वो कोट उन्होंने उतार करके एक गेहूं उसमें रखा था बोरी में, उसी गेहूं के बोरी पर रख दिया, ठीक है, और उसमें से कुछ दिन बाद देखा कि माइस चूहे उसमें से निकलने लगे। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर
पसीने से भीगी हुई कमीज को, शर्ट को, ठीक है ना, गेहूं या गेहूं के किसी प्रोडक्ट, फीड प्रोडक्ट पर, आटा पर या गेहूं के बारली पर रख दिया जाए, ऐसा है, ठीक है, तो माइस निकल जाते हैं अपने आप, माइस प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई नॉन लिविंग थिंग से, नॉन लिविंग सब्सटेंसेस से यानी स्वेटिंग से लाइफ यानी माइस प्रोड्यूस हो गए। माइस माने चूहा? हाँ बेटा, क्या ठीक है, ये उन्होंने बताया। ठीक, और देखो इजिप्ट में मिस्र जिसको कहते हैं, मिस्र के नील नदी से कुछ लोगों ने बताया कि वहां के मड से, मड माने कीचड़ है ना, अपने आप क्रोकोडाइल पैदा हो जाते हैं। सर जी वो लोग सही देख नहीं पा रहे हैं। तो यह लोगों ने बताया, तो वहां से एक ओपिनियन आ गई। उस टाइम की बात है, उस पीरियड की बात है, लोगों ने अपने अपने ओपिनियन, अपना अपना मत लोगों ने व्यक्त किया कि भाई हम लोगों ने देखा कि यहाँ के कीचड़ से क्रोकोडाइल प्रोड्यूस पैदा हो रहे हैं, उत्पन्न हो रहे हैं। और इधर एक साइंटिस्ट ये बता दिया, ठीक है ना। और सुनिए, अफवाह हो रहा है। कुछ लोगों ने बताया कि मीट को जो है रख दिया था कहीं, और उस पर एक वहाँ कहीं एक टायर था, तो उन्होंने बताया कि इन दोनों के रिएक्शन से मधुमक्खियाँ, एपीज अपने आप ढेर सारी पैदा हो गई। तो इस तरीके से 3-4 मत यहाँ आ गए, 3-4 ओपिनियन लोगों ने दिया, और इस ओपिनियन का तर्क यही दिया लोगों ने कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी जो है लाइफ ओरिजिनेशन के लिए, ओरिजिनेटेड के लिए सही, कि लाइफ जो है नॉन लिविंग थिंग से ही प्रोड्यूस हुआ। ठीक, अच्छा अब सुनिए, इस थ्योरी को काटा किसने? 3 लोगों ने। रेडी में ये थ्योरी बहुत दिनों तक चलती रही। लोग यही मानते हैं कि भाई नॉन लिविंग चीजों से ही लिविंग लाइफ स्टार्ट हुई है। लेकिन ये रेडी, फ्रांसिस्को रेडी बेटा, ठीक है ना, स्प्लैंगेनी और लुइस पास्चर, ये तीनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके इस एक्सपेरिमेंट, इस ओपिनियन को काट दिया, गलत कर दिया। क्या देखो, फ्रांसिस्को रेडी का जो एक्सपेरिमेंट है वो है, उन्होंने क्या लिया, उन्होंने जो है, ठीक है, बॉटल लिया इस तरीके से, ठीक, पहले तो उन्होंने मीट के पीस को पार्चमेंट पेपर से ढक दिया, कवर कर दिया, ठीक, देखा कि कोई मधुमक्खी नहीं आती, तो उन्होंने कहा भाई ये गलत है, ऐसे नहीं। लेकिन कुछ माइक्रोब्स आ गए थे, तो फिर उन्होंने क्या किया कि बॉटल को लिया और एक मीट का पीस रख दिया और वो बॉटल को टाइटली पैक कर दिया। ध्यान देना बेटा, ठीक है ना, तो कोई भी लाइफ ओरिजिनेट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा ये गलत है। ये फ्रांसिस्को रेड्डी ने कहा कि भाई ये एक्सपेरिमेंट गलत है, मीट के पीस पर खुद से, ठीक है ना, कोई मधुमक्खी नहीं आती, कोई मक्खियाँ नहीं पैदा होती, तो ये गलत हो गया। उन्होंने कह दिया कि भाई कैसे गलत हो गया, मीट का पीस ओपन रहा होगा, खुले इन्वायरमेंट में रहा होगा, तो खुद से कहीं से आ गई होंगी मधुमक्खियाँ, ये गलत है। ठीक, ये गलत कर दिया उन्होंने, उनका एक्सपेरिमेंट इस पर रहा। लुइस पास्चर ने क्या किया? लुइस पास्चर ने किया, यह एक्सपेरिमेंट किया बेटा, लोगों ने कहा कि ईस्ट जो होते हैं ना, ईस्ट पर खुद माइक्रोब्स आ जाते हैं, तो उन्होंने जो है, उन्होंने राउंडेड बॉटम फ्लास्क लिया, राउंडेड बॉटम फ्लास्क, और उसको जोड़ दिया। देखिए, ये देखना, राउंडेड बॉटम फ्लास्क लिया, ठीक है ना, और उसको जो है, जैसे बगुला होता है ना, उसकी जो नेक होती है, गर्दन, जस्ट लाइक सुराही, ये ऐसे, ठीक है ना, और यहाँ जो है फायर, ठीक है ना, यहाँ इसको हीट करने की व्यवस्था कर दिया स्प्रिट लैम्प से बेटा, ये स्प्रिट लैम्प यहाँ कर दिया, ठीक है ना, यहाँ गर्म कर लिया। यहाँ गर्म करने का क्या मतलब, और यहाँ गर्म कर दिया, दो जगह देखना, ये देखो, यहाँ गर्म करने का ये मतलब कि जैसे अगर माइक्रोब्स वगैरह यहाँ आए और यहाँ इस तरह किया है,
जाते माइक्रोब्स, ठीक है ना, इस नाते यहाँ हीट कर दिया। फिर अगर मान लिया यहाँ से यहाँ आ जाते हैं तो यहाँ मर जाएंगे, यहाँ हीट कर, तो देख लिया कि ईस्ट पर कोई माइक्रोब्स नहीं आते, माइक्रोबियल इन्फेक्शन नहीं हो पाता। कब? जब हम स्टेरलाइज कर देते हैं, माने हीट देने से माइक्रोब्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा क्या हो गए, मर गए, डाई आउट हो जाते हैं और फाइनली ईस्ट पर कोई माइक्रोब्स नहीं आते। तो उन्होंने कहा भाई अब तो नहीं आ रहे हैं जब हमने स्टेरलाइज कर दिया, कहाँ आए? तो इस नाते ये थ्योरी रॉन्ग हो जाती है। लुईस पास्चर ने ये एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया लोगों को और बताया कि माइक्रोब का कोई इन्फेक्शन ईस्ट पर नहीं होता, करेक्ट। तो इस तरीके से ये थ्योरी फेल हो गई और इन लोगों ने कहा नेक्स्ट थ्योरी इसके बाद जो आती है, ये आती है बेटा बायोजेनेटिक थ्योरी, बायोजेनेसिस, ठीक है ना। इसमें ये कहा गया कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम द प्री एक्जिस्टिंग लाइफ, यानी लाइफ कैसे एग्जिस्ट होती है, लाइफ कैसे ओरिजिनेट होती है, किसी लाइफ से ही लाइफ स्टार्ट हो सकती है। इसको बायोजेनेसिस थ्योरी कहते हैं, माने इसके पहले कोई लाइफ होगी तब जो है नए नेक्स्ट जनरेशन को, नेक्स्ट लाइफ को बना पाई। लेकिन ये लोग ये नहीं बता पाए कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई, ये समझ रहे हैं ना। सबसे पहला, हाँ जरूर, ये थ्योरी कुछ एथेंटिक मानी गई, कुछ सही मानी गई और है भी सही, साइंटिफिक थोड़ा सा है ना कि भाई, लेकिन ये है कि यह नहीं ये बता पाए कि प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कहाँ से आई, माने मुर्गी पहले कि उसका अंडा पहले, अभी नहीं, ये नहीं बता पाए, है ना। तो इस नाते इस थ्योरी को भी बहुत ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, ठीक है ना। उसके बाद बायोजेनेसिस थ्योरी आती है, इसमें पेनिसल्वेनिया का कॉन्सेप्ट आता है बेटा, इसको कॉस्मोलॉजी थ्योरी कहते हैं, देख लिया एनसीईआरटी में बेटा, क्या है ये है ना। अच्छा, और उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन की थ्योरी आती है जिसको स्टैनले मिलर ने, अब देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, स्टैनले मिलर ने अपने लेबोरेटरी में प्रूव कर दिया इस थ्योरी को। इस थ्योरी को स्टैनले मिलर ने 1953 में अपने लेबोरेटरी में प्रूव कर दिया कि हाँ ये है। अब ये थ्योरी में है क्या, ये हमें पढ़ना है। तो उस समय का जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन था, वंस अगेन एक बार फिर हम आपको बताए थे, एक बार फिर बता रहे हैं, मैंने आपको ये बताया था कि जो अर्थ का टेम्परेचर कितना था, 800 डिग्री सेल्सियस था, बोलो, माने बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था, पहली चीज ये हो गया। तो ऐसे टेम्परेचर में वाटर बनना पॉसिबल नहीं था, भाप में, और वाटर के बिना कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता, वाटर इज मीडियम ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना। तो और इस टेम्परेचर पर वाटर नहीं बन सकता, क्लियर। एक चीज हम आपको ये बताए थे उस दिन और आज भी बता रहे हैं, कौन कौन सी गैसेस थी, किस किस टाइप के गैसेस का एविडेंस था, यानी कौन कौन गैसें ऐसी थी जो पर्याप्त मात्रा में, सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती थी। तो वो गैसें हम आपको बताने के उस दिन बताया गया था, CH4, NH3, H2, हाँ H2 और वाटर वेपर, ठीक है ना। अब देखो इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इसका भी फार्मूला वो ही होगा। हम आपको उस दिन बताए थे कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, इन तीनों स्टेट में ही वाटर पाए जाते हैं, तीनों का फार्मूला एक ही होता है। लेकिन हमारे कहने का मतलब यह है कि लिक्विड स्टेट में H2O नहीं पाया जाता था, क्योंकि इस टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में वाटर एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमने आपको ये बताया था। यस, हमेशा वाटर इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। अब इसका रेशियो पूछा था एग्जाम में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको उसमें बता दिया था बेटा, 212 या इसको 2 कह लीजिए, इसको 2 और इसको 1, ये याद रखना। कभी कभी ये सीक्वेंस चेंज कर देता है, उल्टा सीधा बस गलत हो जाता है क्वेश्चन। तो 2:2, 212 ये देखना, ये इस फार्म में अगर है तो ऐसे रहेगा, इस फार्म में था। अब देखो है क्या हुआ, क्या ये जितने गैसेस थे ये सब गैसें क्या हुए, कंडेंस हो गए, कंडेंस होकर के क्लाउड फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि इसके बाद जब गैसेस का कंडेंसेशन होता है, देखिए कंडेंसेशन के बाद होता है क्लाउड फॉर्मेशन, बोलो है ना। यानी क्लाउड फॉर्मेशन कैसे होता है, गैसों के कंडेंसेशन से होता है, बोलो बेटा। यानी जो गैसेस
कंडेंसेशन हुआ इनका, बोलो, है ना। और कंडेंसेशन से क्या बेटा, क्लाउड फॉर्मेशन, यानी क्लाउड फॉर्मेशन होता गया और खूब रेनिंग हुई। क्लाउड फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, रेनिंग, यानी खूब वर्षा हुई, है ना। तो इस रेनिंग से बार बार जो है अर्थ का जो सरफेस है वो कैसा होता गया, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर कम होता गया। यही इसका सीधा कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो और अर्थ में कि भाई अर्थ जो है प्लेन तो था नहीं, ऊबड़ खाबड़ आप कह सकते है ना। तो इस तरीके से कहीं गड्ढे छोटे, तो ये जो रेनिंग हुई इसमें, तो इसमें और इरोजन हो गया, इरोजन, हाँ यस, इरोजन होने से इसकी एरिया और बढ़ती चली गई और इस तरीके से वाटर बॉडीज का फॉर्मेशन हो गया। वाटर बॉडीज माने बेटा ओशियंस, है ना। बड़े बड़े जो गड्ढे थे वो बड़े बड़े गड्ढे में तब्दील हो गए, ओशियंस बन गए। बोलो, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना स्टेप वाइज। कहीं किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होगी तो पूछ लेना बेटा। मैं थोड़ा तेजी से सुनाते चल रहा हूँ क्योंकि टारगेट लेके चल रहा हूँ कि 3 दिन में इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाए। और ये भी आपको बता दें, आज आगे तक काफ़ी आगे तक निकल चले तो ठीक रहेगा, है ना। थ्योरी जब हम आपको एविडेंस, जो एवोल्यूशन का एविडेंस है ये बता देगा। तो ये सारा चीज़ समझ में आ गया, यानी ओशंस का फॉर्मेशन हो गया, तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो गया, यानी यह टेम्परेचर जब कम हो गया तब वाटर आ गया। अब वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर गया, और नहीं तो वाटर आते तो थे रेन के फॉर्म में, लेकिन तुरंत ही वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होकर के फिर जो है ना, फिर जो है फिर तुरंत जो है वाटर वेपर के फॉर्म में तुरंत चले जाते थे ऊपर और क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते थे। यानी जो आपने वाटर साइकिल का पढ़ा ना, वाटर साइकिल, उसी वो एक क्लाइमेटिक जो है साइक्लिक रूप में चलता रहता था। जो आए तो तुरंत कंडेंस हो गए, तुरंत फिर बारिश, इस तरीके से बहुत बारिश हुई, ऐसा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो जो है इस तरीके से वाटर बॉडी बनी, ठीक यही सेम कंडीशन हमको ये समझना है कि स्टैनले मिलर साहब ने अपने लेबोरेटरी में यही सेम कंडीशन करके एक्सपेरिमेंट किया और देखा कि कैसे एमिनो एसिड्स बने, कैसे प्रोटीन्स बने। क्योंकि फाइनली हमको कहाँ तक पहुँचना है, फाइनली हमको पहुँचना है प्रोटीन्स तक। हाँ यस भाई, एमिनो एसिड्स बन जाए, प्रोटीन का फॉर्मेशन हो जाए। जी सर। एमिनो एसिड्स कैसे बन जाए, शुगर्स कैसे बन जाए, फास्फेट कैसे बन जाए, क्योंकि आरएनए बनाना है ना। जेनेटिक मटेरियल जब तक नहीं बनेगा तब तक लाइफ का कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, बोलो, है ना। यही तो है फैक्ट, यही फैक्ट है। तो स्टैनले मिलर ने इसके लिए बेटा, स्टैनले मिलर साहब ने एक एक्सपेरिमेंट किया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट, ध्यान से समझना। डायग्राम आपके एनसीईआरटी में दिया है, ठीक है। और जो है उन्होंने किया क्या था, देख लेना, डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। ये चैम्बर बनाया था ना बेटा, इसी चैम्बर में गैसेज को लिया, कौन कौन से गैस लिया, CH4 लिया, NH3 लिया, बोलो, और H2 लिया, ये इंपॉर्टेंट है। और वाटर वेपर ले लिया, है ना, वाटर वेपर ये ले लिया, और इलेक्ट्रोड लगा दिया। अब हम बहुत इसमें फिगर बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, देख लेना। इलेक्ट्रोड लगा दिया, माने इलेक्ट्रोड लगाने का मतलब इसके टेम्परेचर को बढ़ाने से, ठीक है ना, ये समझ लो। उसके बाद यहाँ से आने की व्यवस्था कर दिया इसको, गैसेस दे विल कम हियर, ओके। यहाँ वाटर के बॉयलर की व्यवस्था कर दिया, यहाँ वाटर का दिया, देख लो डायग्राम में, यहाँ वाटर बॉयलर, ठीक है ना, यहाँ से पास ऑन होता है, फिर ये जाकर के फिर ऐसे आपको रफली समझा रहे हैं। तो देखा उन्होंने, हमें कंक्लूजन क्या है, इन्होंने स्टैनले मिलर साहब ने क्या कंक्लूजन निकाला, ये इंपॉर्टेंट है। एक चीज तो यह इंपॉर्टेंट है कि वो जो गैसेज हैं किस रेशियो में लिया मिलर ने, ठीक, कितना टेम्परेचर था उसका भी टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस रखा इन्होंने, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
लेकिन कंक्लूजन क्या है ये देखिए। कंक्लूजन ये है कि इन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पर जो है एमिनो एसिड्स डिपॉजिट हो रहे हैं, एमिनो एसिड्स का डिपॉजिशन माने कुछ क्लॉट बन रहा है, कुछ क्लॉट टाइप का बन रहा है ना बेटा। और उस क्लॉट को जब आइसोलेट करके भाई ये तो तुरंत पता ही नहीं कि एमिनो एसिड है, इसको निकाला गया, ठीक है ना, आइसोलेट किया गया और इसको इसका एग्जामिन किया गया, देखा गया कि ये है क्या, तो वास्तव में ये एमिनो एसिड्स थे, राइट, ये एमिनो एसिड्स थे। तो एनी एक्सपेरिमेंट की पॉसिबिलिटी बढ़ती गई कि हाँ भाई एक चीज, एक फैक्ट तो समझ में आया कि एमिनो एसिड ऐसे ही शुगर बने होंगे, ठीक है ना, ऐसे ही जो है जो केमिकल सब्सटेंसेज हैं ऐसे बने होंगे। फाइनली यह कंक्लूजन निकाला गया। अब कंक्लूजन पर हम आते हैं कि ये जो है सब, ठीक है ना बेटा, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। क्या है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो इन्होंने कहा कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन, ऑर्गेनिक सब्सटेंस यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रिएक्शंस से मैंने कहा, उन्होंने बताया कि ये जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है इनका रिएक्शंस ऑलवेज होता रहा और फाइनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गए। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंस शुगर भी हो सकता है, क्योंकि शुगर का फार्मूला क्या है? C6H12O6 है ना। पेंटोज शुगर का फार्मूला क्या है? बोलो, C5H10O5 है ना बेटा। ये बन गया। तो इन्होंने कहा भाई शुगर बन गया। इस तरह से एमिनो एसिड्स बन गए। कौन कौन से? आर्जिनिन, बोलो, लाइसिन है ना बेटा। इस तरीके से कई एमिनो एसिड्स बनते गए। यानी इन एमिनो एसिड्स के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन बना होगा। प्रोटीन से ये संभावना व्यक्त किया ना, पॉसिबिलिटी कि भाई ये जो एमिनो एसिड्स हैं इनके कलेक्शन से धीरे धीरे प्रोटीन बना होगा। शुगर से शुगर बन गया होगा, इनका पॉलीमेरिक फॉर्म बन गया होगा, पॉलीसैकेराइड्स बन गए होंगे। तो कहीं न कहीं इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक। और उस सेल में कंपार्टमेंटलाइजेशन, कंपार्टमेंट छोटे छोटे माने वो डिवाइड हो गए होंगे, फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना होगा। तो इस तरीके से सेल बना और जो पहला सेल बना उसको यूकेरियोट, ठीक है ना। यानी और उसके बाद वो सब सेल जो है वो सब सेल जन्म दे दिए किसका? प्रोकैरियोटिक सेल का। यानी प्रोकैरियोटिक सबसे एंशिएंट टाइप का सेल है, यानी बैक्टीरिया। प्रोकैरियोटिक सेल माने बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरियल सेल, बोलो, है ना। तो जो बैक्टीरियल सेल है वो सबसे एंशिएंट, सबसे पुराना, और धीरे धीरे उस प्रोकैरियोटिक सेल से फिर यूकैरियोटिक सेल बना होगा। इस प्रोकैरियोटिक सेल से धीरे धीरे यूकैरियोटिक सेल बना होगा, ऐसा लोगों ने कहा। यूकैरियोटिक सेल बना, ये साइंटिस्ट का ओपिनियन। सब बच्चों के समझ में आ गया? बोलो बेटा। एक चीज और, इस थ्योरी को सिंथेटिक थ्योरी भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंथेटिक थ्योरी स्टैनले की जो थ्योरी है, मटेरियलिस्टिक, मटेरियल्स है ना, नोट कर लीजिए। 1950 बाय द स्टैनले मिलर, नाम नोट कर लीजिए। मटेरियलिस्टिक थ्योरीज को कहते हैं बेटा। इसमें यही बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक सब्सटेंस और फिर ऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इसी को हम केमिकल इवोल्यूशन कहते हैं। क्योंकि केमिकल से हुआ, इस नाते केमिकल के इवोल्यूशन से ही लाइफ ओरिजिनेट हुई। और वैसे भी
हम डीपली जब पढ़ते हैं तो सेल पढ़ते हैं भाई। हमारे लाइफ की आप यही तो पढ़ते हैं कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। और सेल के अंदर जब हम जाते हैं तो क्या देखते हैं, सेल के अंदर जाते हैं तो सेल को कंट्रोल करने वाला कौन सी चीज़ सेल को कंट्रोल करती है, तो न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं कि न्यूक्लियस को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो क्रोमोसोम। बोलो है कि नहीं। न्यूक्लियस को यानी न्यूक्लियस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन है, क्रोमोसोम है। और क्रोमोसोम बना कैसे है, तो फाइनली सब्सटेंस से बना है ना। जी सर। बोलो किससे बना, क्या कंपोनेंट है न्यूक्लिक एसिड का, हम आपको पढ़ाए शुगर, फास्फेट और नाइट्रोजनस बेसेस, बस। तो ये सब क्या है, और इनका स्ट्रक्चर देखिए तो सब केमिकल्स है। PO4 है फास्फेट, शुगर है C5H10 O5, ठीक है। और एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन क्या है, नाइट्रोजनस बेसेस। तो ये सब क्या है, दे आर केमिकल्स। तो इस थ्योरी को इस नाते मान्यता सबसे ज़्यादा मिली, यही थ्योरी वाइडली एक्सेप्टेड है कि इस थ्योरी ने ये बताया कि भाई फाइनली लाइफ इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द केमिकल्स। ओके, सो इट इज नोन एज केमिकल इवोल्यूशन थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। और इसको स्टैनले मिलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में प्रूव किया, ये आपके NCERT में यही दिया है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। क्लियर हो गया ना सबका। नाउ एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन का एविडेंस क्या है, साइंटिस्ट स्केलेटन हाँ बेटा बोलो, एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन। नेक्स्ट टॉपिक, your next topic is evidences of evolution। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से, चार्ल्स डार्विन साहब, चार्ल्स डार्विन एक जहाज पर बैठ करके, ठीक है ना, जल मार्ग से पूरे एक बार मतलब इसी चीज की डिस्कवरी करने के लिए उन्होंने अपनी यात्रा स्टार्ट किया। उस जहाज का जो नाम है वो भी क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या नाम है उसका बताएंगे, बोलो। हाँ, ये ठीक है। और उन्होंने कहा कि द ऑर्गेनिजम्स आर इवोल्यूटेड, द ऑर्गेनिजम्स आर कैसे ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन हुआ कि एक डेफिनेट पीरियड में कुछ ऑर्गेनिजम्स आए। सुनो बेटा, थीम सुनना होगा। ओके, सम ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड in a particular period, in a particular time period, and some of them are extinct, कुछ कैसे हो गए, extinct हो गए। उन्होंने कहा कि some organisms are produced, कुछ ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस्ड हुए in time period, है ना बेटा, in time period। और ये अपनी लाइफ चलाया है, लाइफ प्रोसेस, ठीक है ना, यानी इनका एक डेफिनेट लाइफ स्पैन रहा होगा। बोलो, उन्होंने ये बताया। और इसमें से कुछ ऐसे हो गए, कुछ ऐसे मिले जो एक्सटिंक्ट हो गए, है ना। एक्सटिंक्ट माने बेटा खत्म, हाँ, विलुप्त जिसको आप कर सकते हैं हिंदी।
विलुप्त हो गए। ध्यान देना इसमें। एंड सम ऑफ देम, और कुछ ऐसे रहे, सम ऑफ देम, इसमें से कुछ ऐसे रहे जो एक्सटिंक्ट नहीं हुए और अपने जनरेशन को आगे बढ़ाते रहे। जनरेशन टू जनरेशन माने पीढ़ी दर पीढ़ी अपने नेक्स्ट जनरेशन को हमेशा ये मेंटेन रखते रहे। ये बताया किसने? डार्विन। आप सोचिए कि हम किस थ्योरी पर पहुंच रहे हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चार्ल्स डार्विन ने दिया, वो इम्पोर्टेंट भी है, वहां हम आपको पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिएगा। तो बेटा एक्सटिंक्ट होने की बात इन्होंने बताया। उन्होंने कहा भाई देखिए ऐसे लाइफ एकाएक नहीं आ गई कि जैसे इसके पहले जो थ्योरीज ने बताया कि भाई लाइफ एकाएक आ गई, तो कह रहे ऐसे नहीं आ गई। बहुत दिनों तक एवोल्यूशन हुआ, बहुत दिनों तक एवोल्यूशन हुआ, बहुत सालों। क्योंकि जो है एज ऑफ अर्थ, पृथ्वी की एज कितनी है? एनसीईआरटी को दिया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोलो। बिलियन ईयर। 4.5 बिलियन ईयर एगो। ठीक। और यूनिवर्स की लाइफ ये भी एनसीईआरटी में दिया है 2000 20 बिलियन। हाँ तो मैं मिलियन में लिख जा रहा था, कोई बात नहीं। 20 बिलियन ठीक है, 20 बिलियन ईयर्स एगो ये यूनिवर्स का है ना बेटा? ये भी जान लो, ये भी इससे यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और देखो एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन और बताओ। लाइफ ओरिजिनेट कब हुई अर्थ पर? अब इसमें दो क्वेश्चन है, नॉन सेलुलर और सेलुलर। ऐसा है 2 बिलियन ईयर एगो उसी में लिखा है। हाँ देखो माने नॉन सेलुलर 3 बिलियन। बोला बेटा, देख करके बताना। 3 बिलियन। 3 बिलियन ईयर ये हो गया। और सेलुलर लाइफ बेटा 2 बिलियन ईयर एगो 2000 बिलियन। 4 बिलियन ईयर एगो। देख लो एक बार। सेलुलर में है सर 2000। सेलुलर ऑर्गेनिज्म 2000 मिलियन। बिलियन नाम के बिलियन। हाँ यस, वेरी गुड। 2000 मिलियन। हाँ मिलियन ईयर्स एगो ये है बेटा। अब देखो नीट में क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, यहाँ से एक कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, अभी आ जाएगा तो बता देंगे दिमाग में। इस उसी टाइप का है क्वेश्चन। 500 उसमें लिखा है ना, 500 उसमें लिखा है एनसीईआरटी में। तो वो पूछा था कितने का, तो 0.5 करके ऑप्शन में दिया था, वही सही था। सेंटेंस हम देखेंगे तो हमें याद आ जाएगा। चलो मतलब एक सेट ये है, ये डाटा आप तैयार कर लीजिएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। 0.5 हाँ 0.5 यहाँ का नहीं, डायवर्सिटी का क्वेश्चन। हाँ बेटा, डायवर्सिटी का क्वेश्चन पूछेगा ये कितनी की पूछेगा क्वेश्चन। उसमें 500 मिलियन करके दिया है, स्टार्टेड 0.5 बिलियन। चलो अब यहाँ आ जाते हैं बेटा, दिमाग को यहाँ ले आओ, अपने दिमाग को यहाँ ले आइए। वो एक सेट था, मैं आपको एक बार फिर से पूरा ये बता दिया, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है। अब यहाँ आते हैं, चार्ल्स डार्विन पर आते हैं। उन्होंने कहा भाई द
द ऑर्गेनिजम्स आर प्रोड्यूस्ड, यानी जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक टाइम पीरियड में, और उसी टाइम पीरियड को जियोलॉजिकल टाइम पीरियड कहा उसने, माने, और इसी को जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं बेटा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, है ना। उन्होंने कहा कि कुछ और इसको एरा और इपॉक और पीरियड्स, उन्होंने कहा कि कुछ पीरियड्स में कुछ टाइप के, कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस्ड होते हैं, और फिर वो कुछ दिनों तक अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को चलाते हैं, और फिर विलुप्त हो जाते हैं, वो एक्सटिंक्ट कर जाते हैं। एंड सम ऑफ देम आगे बढ़ो। yes carried out the continuous generation to generation. Why? What is the reason behind it? और उन्होंने कहा कि हमको ऐसे ऑर्गेनिज्म मिले जो एक्सटिंक्ट हो गए, क्योंकि भाई वो देखता इसी पर्पस से वो निकला नहीं था देखने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, उसने कहा, उसने कंक्लूजन दिया, उसी बुक में लिखा है, कंक्लूजन है बेटा उनका। उन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि जो ऑर्गेनिजम्स, देखना सुनना बेटा, जो ऑर्गेनिजम्स अपने आप को सरवाइव कर पाए वो तो बचे रह गए, लेकिन जो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाए, ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन में, यानी जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन उस टाइम का था, उस टाइम के एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अपने आप को एडजस्ट जो नहीं कर पाए, वो एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और एंड सम ऑफ देम जो ऐसे थे जो फिट थे, यानी फिटनेस, यानी जिसके अंदर फिटनेस था, वो जनरेशन टू जनरेशन अपने एग्जिस्टेंस को बरकरार रखे। और इसी को उसने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट, नेचुरल सिलेक्शन का। क्या कहा उसने? नेचुरल सिलेक्शन का। आप इसको जरूर नोट कर लीजिए। यानी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी किसकी है? उन्होंने कहा कि नेचुरल सिलेक्शन, और इसी पर एक बुक लिखा उसने, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय द नेचुरल सिलेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन बाय द चार्ल्स डार्विन। यानी वो स्पीसीज जो है ना बेटा, वो स्पीसीज, ऐसे स्पीसीज जो है, जो नेचुरल सिलेक्शन में अपने आप को सरवाइव कर ले गए, वो बचे रह गए, जिंदा रह गए, एलाइव कर गए, एंड जो नहीं अपने आप को फिट कर पाए, क्या हो गए? डाई आउट हो गए, मर गए। तो उनका जो है वही खत्म हो गया। मतलब उनका जो है नेक्स्ट जनरेशन, उनकी जो है प्रोजेनी जो है खत्म हो गई। तो यानी उस टाइप के ऑर्गेनिज्म अब नहीं मिलते हैं, जैसे डायनासोरस। ये देखिए उसने प्रूव कर दिया, नहीं मिलते। उसने कहा वो एक्सटिंक्ट हो गए, अब नहीं मिलते। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उनमें इवोल्यूशन होता गया, और बहुत कई सालों के इवोल्यूशन का रिजल्ट है कि जो डिफरेंट टाइप की जो बायोडाइवर्सिटी है, वो ये बायोडाइवर्सिटी है। और इस पर ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप पढ़ेंगे। मार्सुपियल मैमल, ये भी इंपॉर्टेंट है। प्लेसेंटल मैमल यानी ऐसे मैमल्स थे जो प्लेसेंटल थे, और उसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ, मार्सुपियल मैमल बन गए। हाँ, यस, कंगारू, जिनके पास पाउच होता था।
है ना? यस, एंड द पाउच आर अडॉप्टेड टू, यस, आर देयर केयर फॉर बेबी। वो अपने बच्चों को उसी पाउच में रखते थे। राइट, समझ में आ गया? तो इस तरीके से उसने बताया कि भाई ऐसे एवोल्यूशन हुआ, मैमल्स में भी एवोल्यूशन हुआ, है ना बेटा? अच्छा, और देखो, और इस तरीके से उन्होंने एवोल्यूशन के लिए कई लोगों ने कई एविडेंस दिए। एक एविडेंस ये है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। देखो अब हम अब धीरे धीरे एक एक तरफ चल रहे हैं जी। तो ये अच्छा उसी ना, हाँ एक और इम्पोर्टेंट चीज है, चार्ल्स के ही पीरियड में बेटा वेलेस ने भी कुछ काम किया था। तो वेलेस ने दूसरी कंट्री में काम करना शुरू किया एवोल्यूशन पर। तो जो ओपिनियन चार्ल्स का था वही ओपिनियन वेलेस का था। यानी वेलेस, चार्ल्स और वेलेस के वर्क जो है लगभग इक्वल थे। इस नाते चार्ल्स के ओपिनियन को अभी बहुत ज़्यादा मान्यता दी गई। उसने सही कहा कि भाई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट थे वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए, जो फिट नहीं थे वो मर गए। उनके प्रोजनी फिर आगे डेवलप नहीं हुई और वो उनका पूरा जनरेशन ही खत्म हो गया। उस टाइप के ऑर्गेनिज्म अब हमें नहीं मिलते, दे बिकेम एक्सटिंक्ट नाउ। ओके, और जो रह गए उनमें एवोल्यूशन होता गया। यानी एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म से बायोडाइवर्सिटी उसने बताया, बायोडाइवर्सिटी। और एक उसने और दिया, हम आपको बताए थे डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन। डिसेंडेंट माने बेटा पूर्वज, मतलब बहुत पहले की जो पहले का जनरेशन है उससे उसका रिलेशन है। डिसेंडेंट विथ मॉडिफिकेशन यानी उसमें कई मॉडिफिकेशन माने कुछ चेंज फिर और चेंज धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज, क्रमशः छोटे छोटे चेंज होते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म मिलते गए। यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, बोलो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आप इसी से देख लीजिए कि जैसे प्रोकैरियोटिक सेल है, बहुत सिंपल है, कुछ है भी नहीं उस सेल में, न्यूक्लियस नहीं है। अब बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, गाल्जी बॉडी नहीं है, अभी डेवलपमेंट। तो उसी सेल से यूकैरियोटिक बन रहा है। और यूकैरियोटिक कितना कॉम्प्लेक्स है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना बेटा? डबल मेम्ब्रेनस माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, 2 मेम्ब्रेन होते हैं, है ना? एक इनर मेम्ब्रेन, दूसरा आउटर मेम्ब्रेन। ये सब आप जानते ही हैं। गाल्जी बॉडी है ना? तो इस तरीके से कॉम्प्लेक्स सेल बना, बोलो, यानी फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। और इसी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स को हम मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इस सेल में मॉडिफिकेशन हुआ होगा ना बेटा? मॉडिफिकेशन माने चेंज, बोलो, ग्रेजुअली चेंज होकर के कॉम्प्लेक्स बना। यानी यह जो बायोडाइवर्सिटी आज डिफरेंट टाइप के आप ये कहीं न कहीं उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं एक ही एंसेस्टर से सब बने, जो आज हम लोग इस तरह से। उसने बताया कि भाई ऐसे ही बनते धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन होता गया और बनते गए ऑर्गेनिजम्स। तो बायोडाइव माने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स फॉर्म होते हैं। एयर, बोलो बेटा, ये चीज। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या कहता है? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस ये कहता है कि इसको बेटा ने नोट कर लिया, सब बड़े इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये क्वेश्चन का एक सेट ये है बेटा, यहाँ से ये सब इंपॉर्टेंट है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, बस केवल टर्म्स आप लिखते जाइए। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस क्या है? बताया कि भाई ऑर्गेनिजम्स में गिल्स पाए गए, गिल्स, ठीक है ना? हाँ, ये है कि उन गिल्स का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, ठीक है ना? तो वो बेकार हो गए, लेकिन मछलियों में है ना? तो फिशेज एकदम प्योरली एक्वाटिक है, बोलो, फिशेज प्योरली एक्वाटिक है बेटा। फिशेज से इवोल्यूशन हुआ होगा, फिशेज के ही इवोल्यूशन से वो बने होंगे कौन? एम्फीबिया, बोलो, यानी मेढक। कैसे इन दोनों का रिलेशन है? जैसे जो
एम्फीबिया जो मेढक है राना टिग्रीना का जो लार्वा है जिसको टैडपोल लार्वा कहते हैं, आप जानते होंगे, नाम सुना होगा ना बेटा। तो टैडपोल लार्वा में जो है एक पाई गई, बड़े में नहीं पाया। और ये प्योरली एक्वेटिक होता है, जल्दी पानी में ही सर्वाइव कर सकता है, नहीं तो सर्वाइव नहीं करेगा। यानी जस्ट लाइक फिश, यानी एम्फीबिया का जो स्टार्टिंग लाइफ है वो जैसे फिश वैसे है। तो लोगों ने कहा भाई फिश से एम्फीबिया बने, यानी फिशेज से एम्फीबिया का इवोल्यूशन हुआ, फैक्ट समझना बेटा। और एम्फीबिया से रेप्टिलिया, यानी रेप्टिलिया जो है वो प्योरली लैंड पर रहता है, पानी में नहीं रहता। और एम्फीबिया मेढक पानी में भी रह सकता है, एम्फी माने दोनों बोथ, माने डुअल लाइफ लीड करता है, वाटर में भी और जल में, लैंड में भी। ये प्योरली रेप्टाइल। धरती पे। तो इस तरह से उन्होंने बताया, एवोल्यूशन की बात बताया, एम्ब्रियोलॉजिकल एवोल्यूशन है बेटा, ठीक है। जी सर। और जो है हाँ, मार्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंस फॉर द एवोल्यूशन, जिसमें होमोलोगस और एनालोगस आर्गन का एग्जाम्पल दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बन जाता है। उसने कहा कि भाई ऐसा है कि जो मैमल्स के वर्जिन है ना, दे हैव द सेम वर्जिन बट दे हैव द डिफरेंट फंक्शंस, दे आर नोन एज होमोलोगस आर्गन। होमोलोगस आर्गन का एग्जाम्पल है यहाँ पर, और इसको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है जी सर। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये दोनों बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का देखो, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन का एग्जाम्पल है बेटा एनालोगस आर्गन, ठीक है ना। और जो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, इसका एग्जाम्पल है बेटा होमोलोगस आर्गन, यानी ऐसे आर्गन जिनकी वर्जिन सेम है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, हम इनको होमोलोगस आर्गन कहते हैं। और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का बेस्ट एग्जाम्पल, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जान लीजिए। इसका एग्जाम्पल क्या देंगे आप, जैसे व्हेल है ना, व्हेल का जो फोर लिम्ब है, हमारा हाथ, ठीक है ना, व्हेल का है ना, और जो है ह्यूमन का है। तो इन सब में रेडियस, अल्ना और जो है ये जो जितनी बोन्स हैं सब सेम टाइप की, यानी ओरिजिन सेम है इनका, समझ रहे हैं ना, लेकिन ये डिफरेंट फंक्शन को, यस समझ में आ गया। तो ये होमोलोगस का बेस्ट एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी में दिया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बाउनबेलिया और सी पोटैटो। हाँ यस, वो दोनों। और एनालोगस के दो हैं, स्वीट पोटैटो और पोटैटो क्या है, स्टेम मॉडिफिकेशन है, और स्वीट पोटैटो क्या है, रूट मॉडिफिकेशन है ना। दोनों को पढ़िएगा, देखिएगा, दे हैव द सेम टाइप ऑफ फंक्शन में सेम है यहाँ पर, दोनों फूड को स्टोर करते हैं, बोलो भाई, बट दे हैव द डिफरेंट, ओके।